दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए, लेकिन नैना ने गौर दिया कि यहाँ पलक नहीं है। नैना ने सीधा सीधा रेखा कपाड़िया से पूछ लिया, मौसी जी, पलक दीदी कहाँ है? आज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और अभी तक ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं आई हैं। जिससे पहले रेखा कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ आकांक्षा पहुँच गई और सबको अपने द्वारा बनाई गई राखी दिखाने लगी और सबसे पूछने लगी, कैसी लगी? जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहीं पर मैं सबको राखी बांधी थी, अब मैं यहाँ किसको राखी बांधूंगी? राखी की बात सुनकर रंबीर और करण की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अनाया और नैना ने पिछले 10 सालों से कभी भी करण और नवीन को राखी नहीं बांधी थी। आकांक्षा, पापा आप रो क्यों रहे हैं? और मम्मी कहाँ हैं? आज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वे मुझे फिर से छोड़कर चली गई? रेखा, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई हैं, बल्कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारी बुआ के घर गई हैं। कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए पलक तुम्हारी बुआ को मनाने गई हैं, शायद वह इस बार आ जाए। रेखा की बात सुनकर करण चौंक गया और कहने लगा, माँ, आपने पलक को अकेले अनाया और नैना के घर क्यों भेजा? आप तो जानते ही हैं ना, अनाया और पलक क्यों इस घर में वापस नहीं आई? कहीं वह पलक के साथ कुछ गलत ना कर दें। माँ, मैं अभी के अभी अनाया और नैना के घर के लिए निकलता हूँ। रेखा, तुम चिंता मत करो करण, पलक बहुत ही समझदार लड़की है, वह सारी सिचुएशंस को आसानी से हैंडल कर सकती है। तुम देख लेना, कल रक्षाबंधन पर तुम्हारी बहनें तुम्हें राखी बांधने जरूर आएंगी। रजावत हवेली। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनाया और नैना दोनों ही पति ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। अनाया, लता जरा जाकर गेट खोलो, देखो कौन आया है, इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है? दरवाज़ा खुलते ही पलक घर के अंदर आई। पलक को देखकर दोनों बहनें चौंक गई और सीधी भागकर दोनों पलक के गले लग गई और कहने लगी, भाभी आप यहाँ? भाभी कहाँ चले गए थे आप? क्या आप जानती हो आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ था? किस तरह हमारे भाई ने हमें घर से बेदखल कर दिया? पिछले 10 सालों में हमने अपने मायके की शक्ल तक नहीं देखी है। भाभी आप अचानक से इतनी सुबह सुबह? पलक, मैं जानती हूँ इन पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों पर उस समय क्या बीत रही होगी जिस समय तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बेइज्जती कर तुम्हें घर से बाहर निकाला था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं भी घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त का पहिया घूमता है तो पता नहीं वह किस किस को अपने चपेट में ले लेता है। मैं कपाड़िया मैंसन से भागती रही, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे वहीं लाकर पटक दिया। मैं यहाँ फिर से उन बिखरे रिश्ते को जोड़ने आई हूँ। कल रक्षाबंधन है, मैं तुम्हें अपने साथ अपने मतलब तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। पलक की बात सुनकर अनाया झटके से पलक के पास से खड़ी हो गई और कहने लगी, भाभी आप इतना बड़ा दिल होगा आपका कि आप इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी सब कुछ भुलाकर सबको माफ़ कर देती हो, लेकिन भगवान ने मुझे इतना बड़ा दिल नहीं दिया। आप हमारे घर आई, हमें अच्छा लगा। आप यहाँ जब तक रुकना चाहती हैं रुकिए, बस कपाड़िया मेंशन की बात मत कहिए। नैना, भाभी उस घर में हमारी इतनी बेइज्जती हुई है कि हम चाहकर भी वहाँ जाने की भी सोच नहीं सकते। पलक, क्या तुम लोग मुझे एक बात का जवाब दोगी? किस बात की सज़ा देती आ रही हो आज तक तुम दोनों अपने आप को? क्या उस घर में सिर्फ तुम्हारा भाई ही रहता है? उस घर में तुम्हारी माँ, भाभी, नवीन भाई, पापा जी, मेरी बेटी रूही भी रहती है। क्या तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है? इतने सारे रिश्ते होने के बाद भी तुम्हें सिर्फ अपने करण भाई ही दिखाई दिए। माँ की क्या गलती थी? पापा की क्या गलती थी? नवीन की क्या गलती थी जो तुमने उनसे भी रिश्ते नाते तोड़ दिए? एक बात मैं तुम दोनों से कहती हूँ, मैं जानती हूँ लड़ाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इंसान के सर फूट जाते हैं, जेल हो जाती है, मर जाते हैं। क्या फिर भी उन लोगों की ज़िंदगी रुकती है? जीते तो वह लोग भी हैं ना। जो इससे अच्छा है ना कि एक बार बड़ा दिल रखकर सामने वाले को माफ़ करके उसे अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका तो दे। एट लास्ट मैं सिर्फ तुम दोनों से इतना ही कहूँगी,
कि कल रक्षाबंधन है। मुझे नहीं लगता इस दिन से अच्छा कोई दिन मिलेगा अपने भाई से सारे मनमुटाव दूर करने के लिए, वरना किसी एक के चले जाने से भी जिंदगी नहीं रुकती है और उसकी जगह हजारों के आने से उसकी कमी पूरी नहीं होती है। जानती हूँ शब्द बहुत भारी भरकम है, लेकिन समझ सको तो समझ जाना। चलती हूँ। पलक की बातों को सुनकर दोनों बहनों में से कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रुकने के लिए बोल सके। इधर करण पलक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। नैना और अनाया ने पलक को देखकर क्या कहा होगा। हे भगवान, काश पलक ठीक हो। करण यह सब सोच ही रहा था, तभी पलक घर आ गई। जैसे ही करण ने पलक को देखा तो उसने पलक से सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। क्या हुआ था वहाँ? नैना और अनाया ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? क्या वह दोनों कल आएंगी? पलक ने करण की एक भी बात का जवाब नहीं दिया, बस इतना कहकर चली गई, शायद। करण, शायद शायद का क्या मतलब है? पलक, साफ साफ बताओ तो सही, वहाँ क्या हुआ? जिससे पहले पहले पलक कुछ कह पाती, तभी वहाँ पर रेखा आ गई और रेखा पलक से वही सब पूछने लगी जो अभी करण पूछ रहा था। पलक, माँ, मैंने दोनों बहनों से कह तो दिया है, पर मुझे लगता नहीं है वह दोनों आ पाएंगे। करण के द्वारा किया गया उनका अपमान उनके दिल में आज भी तरोताज़ा है। उनके लिए पहले की बातें भुला पाना आसान नहीं है। इतना कहकर पलक अपने कमरे में चली गई और उधर दूसरी तरफ नैना और नवीन इश्क लड़ा रहे थे। नवीन ने नैना को पीछे से पकड़ा हुआ था और दोनों खुसर फुस कुछ बातें कर रहे थे। वो दोनों प्यार की सारी हदें पार कर गए। वो दोनों हम बिस्तर हो गए विदाउट एनी प्रोटेक्शन। तो दोनों नहीं जानते थे कि इस गलती की इन दोनों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त आंचल अपने उस खास पलों को याद कर रही थी जब वह माँ बनने वाली थी। उसे रेखा द्वारा कही गई बातें अभी भी याद आ रही थी। माँ बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, पर शायद यह सुख मेरे नसीब में नहीं था। और फिर वह जोर से रोने लगी और रोते रोते सो गई। अगली सुबह, वैसे तो आज खुशी का दिन था, पर ना जाने आज सुबह से ही पलक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पलक के मन में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और उसे बार बार रह रहकर ऐसा ख्याल आ रहा था जैसा आज कुछ बड़ी घटना घटने वाली है, जैसे आज फिर से यह परिवार दोबारा बिखरने वाला है। फिर भी पलक इन सारी फीलिंग्स को इग्नोर कर अपने काम में लग गई। रक्षाबंधन की सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस इंतजार था तो अनाया और नैना के आने का। पर या कहाँ भी नहीं जा सकता था कि अनाया और नैना आएंगे भी या नहीं। शायद पलक की बातों का दोनों बहनों पर इतना बड़ा असर पड़ा था कि नैना और अनाया फिर से कपाड़िया मेंशन में आ गई। सब उन दोनों को देखकर चौंक गए। किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में नैना और अनाया मान गई हैं। करण ने नैना और अनाया दोनों से फिर से माफ़ी मांगी। फिर सब ने खुशी खुशी रक्षाबंधन बनाया। नैना, अरे पलक भाभी, हमें भी तो मिला दो हमारी भांजी से। हमने तो पिछले 10 सालों से उसे देखा ही नहीं है। नैना के कहने पर पलक ने जैसे ही आकांक्षा को बुलाया तो आंचल के पसीने छूट गईं, क्योंकि नैना का बेटा वही ऋषिकेश में पढ़ता था जहां आंचल आकांक्षा से मिलने जाया करती थी। लेकिन लड़ाई होने के कारण नैना ने कभी भी आंचल से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन जब आज नैना ने आकांक्षा को देखा तो उसने सीधा आंचल से पूछ लिया, आंचल, यह तो तुम्हारी बेटी है ना? तुम ही हर बार आकांक्षा से ऋषिकेश मिलने जाती थी ना? नैना की बात सुनकर पलक तो पूरा शॉक रह गई। क्या कह रही हो नैना तुम? आंचल ने तो बताया था कि वह अपने बहन के लड़के से मिलने जाती थी। नैना, बहन का लड़का? पर आंचल की तो कोई बहन ही नहीं है। नैना की इस बात पर तभी आंचल की बहन नैना भी बोल पड़ी। मैंने भी हमेशा आंचल दी को आकांक्षा के आसपास देखा था, पर मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह आकांक्षा से किस इंटेंशन से मिलती थी। जब हर तरफ से आंचल को अपनी चित और पट होती हुई दिखाई दी, तब आंचल ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वह उस कोशिश में असफल रही। लेकिन आंचल भी जानती थी अगर वो आज यहाँ से नहीं भागी तो मुझे अपनी ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ सकती है। इसलिए उसके पास ही खड़ी आकांक्षा को उसने अपनी तरफ खींचा और उसके गले पर चाकू रख सबको धमकी देकर वहाँ से निकल गई।
पलक, मैं कुछ नहीं जानती। करण, मुझे मेरी बेटी अभी वापस चाहिए। चलो मेरी बेटी को ढूंढने चलो अभी। नवीन, चलो हम सब ढूंढने चलते हैं। अभी आंचल ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाई होगी। फिर सब आंचल और आकांक्षा को ढूंढने के लिए निकल गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, लेकिन आंचल का कोई सुराग नहीं मिला। तब पलक घर की तरफ लौट रही थी तो उसे पास में ही मंदिर दिखाई दिया। उसने करण से गाड़ी रख मांगी भाई और मंदिर के अंदर चली गई और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। हे माँ, मेरी नन्ही सी जान को बचा लो। मैं इस बार उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। आप तो जगत जननी हो ना, आप तो सब जानती हो ना, तो कोई ना कोई ऐसा सुराग तो दो जिससे मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं। प्लीज़ प्लीज़ माँ, मेरी मदद करो माँ। जब पलक इन सब बातों को रोते रोते कह रही थी, तभी उसके पास आकर एक औरत बैठी और कहने लगी, बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को अपना बलिदान देना पड़ता है, और वह बलिदान इतना महंगा पड़ता है कि तुम्हारे सारे रिश्ते नाते टूट कर बिखर जाते हैं। ना अपना कोई पास खड़ा होता है, ना कोई पराया। जिससे पहले पलक उस औरत से कुछ कह पाती, तभी पुजारी जी की हाथ से थाली गलती से छूट गया, जिससे पलक का ध्यान पुजारी जी की तरफ गया। पुजारी ने तो वो थाल उठा लिया, लेकिन पलक ने जैसे उस औरत की तरफ देखा तो वह औरत वहाँ थी ही नहीं। पलक ने उस औरत को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर मैं थक हार कर जगत जननी के सामने आकर कहने लगी, माँ, कौन सी वह औरत, और वह ऐसा क्यों कह रही थी? बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को अपना बलिदान देना पड़ता है। क्या जो सुबह मुझे महसूस हो रहा था, क्या सच में वह सच होने वाला है? पलक बेचारी थक हार कर अपने घर पर आकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ, मेरी बेटी को कहाँ ले गई आंचल? मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? पता नहीं किस हाल में होगी वह। यह नील कपाड़िया का घर है। इस आवाज़ को सुनते ही जैसे पलक ने सामने देखा तो सामने पुलिस खड़ी थी। पलक, मेरी बेटी का कुछ पता चला? कहाँ ले गई वह चुड़ैल मेरी बेटी को? मुझे जानना है। प्लीज़ मुझे कोई बताएगा मेरी बेटी कहाँ है? इंस्पेक्टर विजय, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब आपकी बेटी हमें मिल जाएगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। और हाँ, तब तक आप में से कोई पुलिस स्टेशन जाकर रिटर्न कंप्लेन लिखवा दीजिए। थोड़ी देर बाद नवीन का फ़ोन पलक पर आया तो नवीन ने बताया उसने आंचल को अभी अभी पुरानी हवेली पर देखा है और सबको वहां पहुंचने के लिए बोल दिया। पलक ने बिना देरी किए ठीक 5 मिनट में पुरानी हवेली पर पहुंच गई। वहां पहुंचते उसने नवीन से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है? नवीन, भाभी, मैंने अभी आंचल को हवेली के अंदर जाते हुए देखा था। शायद आकांक्षा भी अंदर ही हो। करण, तो हम अभी बाहर क्यों खड़े हैं? चलो जल्दी अंदर। नवीन, तुम हवेली के पीछे वाले रास्ते से अंदर जाओ और इंस्पेक्टर विजय आप नवीन के साथ जाइए। पलक, तुम्हारा हवेली के अंदर जाना ठीक नहीं है। क्या अंदर आंचल अकेली ना हो? उसके साथ कुछ और गुंडे भी हो? नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहता। अगर इस बार तुम्हें मैंने खो दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं जीते जी मर जाऊँगा। पलक, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब बच्चों पर आँच आती है तो एक माँ काली का रूप धारण कर देती है। आज मुझे मेरी बेटी को बचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम मेरी चिंता मत करो करण, तुम बस मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो। तुम हवेली के सामने वाले गेट से अंदर जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूँगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। धीरे धीरे कर सब हवेली के अंदर चले गए। पलक को फिर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज सब कुछ बदलने वाला है। आज कुछ पक्का बड़ी घटना घटने वाली है। आज फिर से कपाड़िया मेंशन बिखरने वाला है। जब पलक इन सब बातों को सोच रही थी तभी उसे पीछे से किसी के जाने की आहट सुनाई दी। पलक बिना किसी को बताए उसकी आहट के पीछे निकल गई। थोड़ी देर बाद उसे आकांक्षा दिखाई दी। आकांक्षा के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। वह पूरी तरह से बेहोश थी। आकांक्षा को हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में कैद करके रखा गया था, इसलिए पलक वहां से करण को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ करण तक नहीं पहुंच रही थी। पलक की आवाज़ करण तक तो नहीं पहुंची, लेकिन आंचल तक जरूर पहुंच गई। जब आंचल पलक के पास पहुंची तो आंचल ने पलक को धमकी देनी शुरू कर दी।
चली जाओ पलक यहाँ से, वरना तेरी बेटी जिंदा नहीं बचेगी, मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हारा हेलो इसी में है। तुम आकांक्षा को यहीं छोड़कर चली जाओ और 2 करोड़ रुपए मुझे दे दो और उसके बदले आकांक्षा को ले जाओ। पलक तुम्हें क्या लगता है तू जैसी डायन के पास मैं अपनी फूल सी बेटी को छोड़ कर जाऊंगी? कभी नहीं। और रही बात 2 करोड़ की, मैं तुम्हें 2 नहीं 4 करोड़ दूंगी। बस तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो। आंचल और पलक को में हाथापाई हो गई। हवेली पुरानी थी इसलिए उसमें तलवार भी मिल गई। दोनों एक दूसरे पर तलवार लेकर चढ़ गई। उधर करण नवीन इंस्पेक्टर सब हवेली के बाहर आ चुके थे। उन्हें किसी को भी आंचल और आकांक्षा नहीं मिली। करण नवीन पलक कहाँ है? मुझे क्या पता भाई, भाभी तो आपके साथ ही थी ना, वह आपके पीछे पीछे ही तो चल रही थी। करण, इसका मतलब पलक अभी भी अंदर है। चलो जल्दी पलक को ढूंढो। जिससे पहले हुए सारे अंदर जाते तभी उनकी नज़र हवेली की छत पर पड़ी। वहाँ आंचल और पलक दोनों बुरी तरह से लड़ रही थी। पलक आंचल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी तो पलक ने आंचल को हरा दिया। उसने आंचल को दीवार से लगाकर तलवार हाथ से और ज़्यादा कसकर पकड़ ली। तभी नीचे से करण और नवीन पुलिस चिल्लाकर बोली, नहीं पलक, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुमने आंचल को मार दिया तो तुम्हें सजा हो सकती है। नहीं पलक, तुम अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकती। लेकिन पलक उस समय इतने गुस्से में थी कि उसे किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही थी। समझ की तो बहुत दूर ही, आवाज़ ही नहीं आ रही थी उसे। और उसने पूरे आक्रोश में आकर तलवार आंचल के आर पार कर दी और उसे हवेली की छत पर से धक्का दे दिया। हवेली की छत से गिरते आंचल की मौत हो गई। आंचल की मौत होते ही सारा माहौल बिल्कुल शांत पड़ गया। करण, यह क्या कर दिया तुमने पलक? तुम नहीं जानती तुम्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पलक के मन में सिर्फ अभी तक एक ही बात गूंज रही थी, बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को अपना बलिदान देना ही पड़ता है। शायद पलक को इसी अनहोनी का अंदेशा सुबह से हो रहा था। 2 दिन बाद यह अदालत पलक को अपनी देवरानी के कत्ल के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुनाती है। पलक, आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे इन 10 सालों का कोई अफसोस नहीं है। मुझे शांति है तो बस इस बात की कि मैं अपनी बेटी को बचाने में सफल हो गई। माँ अब अगले 10 सालों तक आपको मेरी बेटी का ख्याल रखना है। और हाँ, मुझसे एक वादा कीजिए, जब तक मैं जेल में रहूँगी आप में से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा और ना ही मेरी बेटी को कोई यह बताएगा कि मैं जेल में हूँ। जैसलमेर। मासी, आज मुझे बिल्कुल ऐसी रेडी करना कि सारा स्कूल सिर्फ मुझे ही देखता रहे। कुछ भी करके मुझे मिस फेयरवेल का टैग जीतना ही है। बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही मेकअप कर लिया है? स्कूल का फेयरवेल ही है तो ऐसे कोई तुम बेस्ट ड्रेस कंपटीशन में तो जा ही नहीं रही जो इतना मेकअप कर रही हो। नहीं। ओ नो मॉम, प्लीज़ आज मेरा मूड स्पॉइल मत करो। आपको तो हल्का सा मेकअप भी बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा हुआ मासी आप यहाँ आ गए, वरना मॉम तो मुझे फेयरवेल में भिखारी बना कर भेजती। आज रागनी बहुत खुश थी क्योंकि उसका आज स्कूल कंप्लीट होने जा रहा था। उसे कभी भी स्कूल पसंद ही नहीं था। वो हमेशा स्कूल से छुटकारा पाना चाहती थी। टीचर्स ने पहले अनाउंस कर दिया था जो फेब्रिल में सबसे सुंदर देखेगा उसे मिस फेब्रिल का टैग दिया जाएगा। जब रागिनी ने यह बात सुनी थी वह तो अपनी मासी के पीछे ही पड़ गई थी कि मासी आप ही मुझे तैयार करोगे। मॉम को तो फैशन का कोई सेंस ही नहीं है और आप तो कपाड़िया मेंशन की मालकिन हो। पूरा मुंबई जानता है रेखा कपाड़िया जिस ड्रेस को एक बार पहन ले वह दोबारा कभी भी उसे रिपीट नहीं करती। इसलिए आप ही मुझे फेब्रिल के लिए तैयार करोगी। डेट फाइनल। विक्रांत, रागिनी का बड़ा भाई, तो कितने ही अच्छे से तैयार हो ले लगेगी तो बंदरिया ही। तुझसे अच्छी तो तेरी फ्रेंड रेशमा लगती है। आ नहीं रही वो कभी घर पर? हाँ हाँ भाई, पापा ने से बताऊं कि आपका बेटा मेरी फ्रेंड में बहुत इंटरेस्ट रखता है, मिलना चाहता है। विक्रांत, अरे पागल, तू तो सीरियस ले गई। पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर है तू। जब तू चलती है ना 10-20 लड़के तो ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं। तू तो सबसे अच्छी बहन है मेरी, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। रागिनी, ओ ड्रामेबाज, रहने दे एक्टिंग करने की। तेरे बस की बात नहीं है।
अगर हाँ माफ़ी चाहिए तो अपनी गाड़ी में स्कूल छोड़ कर आएगा। बता, शर्त मंजूर है? विक्रांत, ठीक है। पलक को सजा होने के बाद पूरी कपाड़िया मेंशन जैसलमेर रेखा की बहन वंदना के यहाँ आकर बस गए, क्योंकि मुंबई से उन लोगों को धक्के देकर निकलवा दिया गया था। जब उनके पास कोई चारा ना बचा था तो वह जैसलमेर आकर बस गए। पलक के जाने के बाद ही करण ने अपने आप को ऑफिस के कामों में इतना बिजी कर लिया था कि उसे याद ही नहीं रहता था कि उसके कोई फैमिली भी है। उसे बिना घर आए 10-10 दिन बीत जाते थे। पलक के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका झटका नील कपाड़िया नहीं सह पाए और वह इस दुनिया को छोड़ चले गए। उधर दूसरी तरफ था वंदना जी का परिवार, एक हैप्पी फैमिली। उनकी सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी रागिनी, उनका बेटा एक खुश मिजाज विक्रांत। आप विक्रांत को ड्रामेबाज भी कह सकते हैं। उसे जब भी अपनी कोई भी बात मनवानी होती तो वह इतना सीधा, संस्कारी, 16 गुण संपन्न लड़का बन जाता। अरे नहीं नहीं, बंदा गलत नहीं था तो वह बहुत अच्छा, हमेशा बड़ों का कहना मानता, अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना। लेकिन कहते हैं ना, बैचलर टाइप उस टाइप का था, थोड़ा फ्लर्टबाज, और कोई कमी नहीं थी विक्रांत में। बहुत ही सीधा संस्कारी लड़का था। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बियर भी पी लेता था और कभी कोई भी कमी नहीं थी विक्रांत में। सीधा संस्कारी लड़का था बिल्कुल। विक्रांत इस समय बीए 3rd ईयर में था। वंदना जी ने उसे अपनी पर्सनल गाड़ी दिवा रखी थी जिससे वह कॉलेज पढ़ने के लिए जाता था। अरे नहीं नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, स्टाइल दिखाने के लिए जाता था। और वंदना जी के पति MMTS कंपनी के CEO थे। वह बहुत ही सीधे सादे इंसान थे जिसकी वजह से उनके काम की कोई मना नहीं कर सकता था। सबके साथ उनका अच्छा व्यवहार था, इसलिए उनकी कभी भी किसी से लड़ाइयाँ नहीं होती थी। ओ सॉरी, मैंने आपको किन बातों में फंसा लिया? हाँ, हम कहाँ थे? रागिनी अपने फेवरेट पार्टी में जा रही थी। बेचारा विक्रांत ना चाहते हुए रागिनी को अपनी गाड़ी से ही स्कूल छोड़ने जा रहा था। थोड़ी देर में विक्रांत रागिनी को उसके स्कूल छोड़कर वहाँ से निकल गया। प्रिंसिपल सर, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज आप लोगों का इस स्कूल में आखिरी दिन है। आज आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। फुल ऑफ एंजॉय द फेवरेल पार्टी। थोड़ी देर में मिस्टर फेवरेल और मिस फेवरेल का कंपटीशन शुरू हो जाएगा और बेस्ट ड्रेस कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा, तो आप लोग रेडी हो जाइए। मिलते हैं थोड़ी देर में। हैव एंजॉय। रागिनी आज वाकई बहुत सुंदर लग रही थी, जिससे उसकी सारी क्लास की लड़कियां उससे जल भुन रही थी। फिर भी झूठी तारीफ करते हुए सब रागिनी से कह रही थी, नाइस लुक रागिनी, सो ब्यूटीफुल रागिनी, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। किसी पार्लर में एड होकर आई थी क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी मौसी ने मुझे तैयार किया था, इसलिए मैं सुंदर लग रही हूँ। और क्या मैं ही हूँ नहीं सुंदर? मैं बिना मेकअप के भी सबसे सुंदर लगती हूँ। अंडरस्टैंड? गर्ल्स एंड बॉयज़ कम ऑन हेयर। प्रिंसिपल सर ने माइक में आवाज़ लगाते हुए सबसे कहा। धीरे धीरे कर सब स्टेज के पास पहुँच गए। सबसे पहले मिस्टर फेवरेल और मिस फेवरेल का राउंड हुआ, जिसमें रागिनी जीते जीते हार गई। लेकिन उसे तो जल्दी थी सिर्फ बेस्ट ड्रेस कंपटीशन की। आखिरकार उसका सब्र खत्म हुआ और बेस्ट ड्रेस कंपटीशन शुरू हुआ। लेकिन पता नहीं अचानक से रागिनी कहाँ गायब हो गई। प्रिंसिपल सर ने सभी को स्टेज पर बुला लिया। जो जो बेस्ट ड्रेस कंपटीशन में इंटरेस्टेड था वहाँ सब थे, सिर्फ रागिनी को छोड़कर। पता नहीं रागिनी अचानक से कहाँ चली गई। और दूसरी तरफ आज पूरे 25 दिनों बाद करण घर आया था। वह ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता कि घर आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। बेशक वह अपने काम घर कम ऑफिस ज़्यादा रहता था। आज उसी की बदौलत उसकी कपाड़िया इंडस्ट्रीज आज इंडिया की नंबर 1 लीडिंग कंपनी बन चुकी थी। करण को देखते जैसे ही रेखा ने करण को गले लगाया, करण तभी बेहोश होकर नीचे गिर गया। करण की इस हालत को देखकर रेखा जी चिल्ला पड़ी, क्या हुआ? करण उठो करण। विक्रांत जल्दी से गाड़ी निकालो, भाई को हॉस्पिटल ले जाना है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।